पैसा लेके वो फरार हो जाते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक का आप कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेन कर सकते हो। कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ। फ़ोन पे धमकियों के मैसेज या फ़ोन कॉल्स कर देता है। पुलिस को यदि वो बताएंगे तो फरियाद नहीं हो सकती। हेलो एंड वेलकम, दिस इज सोहेल सामानी, लेबर लॉ कंसल्टेंट, सूरत, गुजरात। सामानी इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर लॉज एंड स्किल डेवलपमेंट के द्वारा आज टॉक शो की सीरीज का आगाज करते हुए पहला टॉक शो जो भारत के नागरिकों को और खास करके ट्रेड और इंडस्ट्रीज को अवेयर करने के लिए, जिसमें हमने सब्जेक्ट को कवर किया है ट्रैफिक, क्रिमिनल ऑफेंसेस और फ्रॉड। आज की इस शो में हमारे साथ दो एस्टीम्ड गेस्ट और कीनोट स्पीकर्स उपस्थित हैं, जिनको वैसे किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मली मैं इनवाइट करना चाहूँगा और इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरत पुलिस के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, जो ट्रैफिक सेल में गुजरात पुलिस में 25 सालों से उन्होंने अपनी सेवा देते आ रहे हैं। सो ऐसे हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसर श्री अशोक सिंह चौहान साहब का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद सोहेल भाई, धन्यवाद। स्वागत है। चौहान साहब के बारे में मैं एक ही लाइन कहूं कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर और पुलिस अधिकारी से वो एक फरिश्ते के रूप में उभरे हुए हैं, खासकर पिछले लॉकडाउन के दरमियान, जो जिन्होंने काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ को एक साथ करते हुए और हजारों लाखों की तादाद में सभी मजदूरों को और जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज है उनको फूड पैकेट्स और जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मुहैया करवाई। सो अशोक जी सूरत में बड़े ही और पूरे गुजरात में वैसे फेमस है और इनको हाल फिलहाल में ये इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है और काफ़ी नेशनल अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया है। सो ऐसे जाबाज अधिकारी का एक बार अगेन हमारे शो में स्वागत है। इसके बाद हमारे जो मेरे लर्नड फ्रेंड और एडवोकेट इन प्रैक्टिसिंग इन सिविल एंड क्रिमिनल लॉज सिंस लास्ट 12 years, ऐसे हमारे एडवोकेट परेश मोदी जी का भी मैं स्वागत करता हूँ इस टॉक शो में। परेश जी, आपका स्वागत है। सो शो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करना चाहेंगे आज दोनों स्पीकर से कि जो ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारी ऐसी उलझनें पैदा होती है और खासकर हमारे शहरी जनों के साथ भी ऐसी काफ़ी कंफ्यूजन और डाउट्स होते हैं, जिनको क्लियर करने के लिए आज हमने ये शो खास करके आयोजित किया है। सो सर, आज हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 6 जितने क्वेश्चंस है वो ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और जनरल ट्रैफिक और पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ सवाल भी हम आपसे आज करने की कोशिश करेंगे और हमें आशा है कि आपका एक्सपीरियंस का हमें फायदा होगा। हर एक पूरे कंट्री आज इस शो को देख रही है और उनको भी फायदा होगा सर। सो सर, सबसे पहले मैं सीधा सवालात पे आता हूँ और आज का हमारा पहला सवाल है जो हमारे यहाँ सूरत में डायमंड और टेक्सटाइल मेन बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर में अक्सर कुछ ऐसे फ्रॉड एलिमेंट्स भी काम करते हैं जो जिनके चलते बिजनेस भी जो है वो गंदा होता है और बदनाम होता है, बिजनेसमैन भी बदनाम होता है। तो सर, ऐसे फ्रॉड एलिमेंट्स अक्सर टेक्सटाइल और डायमंड के अंदर में पैसा लेके वो फरार हो जाते हैं और उसके बाद उनका अता पता नहीं होता है फिर। तो इस मामले में एक सामान्य व्यापारी किस तरह की पुलिस से मदद ले सकता है और उसे क्या क्या चीज़ों की इंश्योर करना चाहिए, क्या चीज़ें उनको मेंटेन करना चाहिए? तो सर, इसमें हम आपसे एक जवाब चाहते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है सोहेल भाई। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जब किसी के साथ फ्रॉड होता है, किसी व्यापारी के साथ, तो ये आप गारंटी से मानिए कि वो लोग अपना जो व्यापार करते हैं उसमें लूप होल्स होते हैं और इसी वजह से ये जो फ्रॉड करने वाले हैं उनको फ्रॉड करना सहज हो जाता है। तो यदि जो लोभ और लालच में आके कुछ व्यापारी कुछ ऐसे अनजान व्यापारियों के पास पूरा आईडी प्रूफ या उसको जान पहचान के बगैर भी अपना व्यापार बढ़ाने की लालच में उसमें फंस जाते हैं उनके चक्कर में और ऐसे फ्रॉड होते हैं। एक बार जब ऐसा फ्रॉड होता है तो उसका मल्टीपल इफेक्ट होता है, क्योंकि कई व्यापारी फिर नीचे उसके लूम से या जहाँ से वो माल कच्चा लेते हैं उनको चेक दे के बैठे होते हैं। बड़े फ्रॉड में फंस जाने के बाद उनको टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे भी फिर सामने वो लोग
नेगोशिएबल एक्ट के तहत 138 है ना, कोर्ट में दाखिल करके और व्यापारियों को जवाबदेह ठहराने की कोशिश करते हैं। तो मुझे मेरे अनुभव से ऐसा पता चला है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यदि ये जो वायदा की सिस्टम है, पेमेंट की जो सिस्टम है, उसको सही तरीके से वो किया जाए और जिस व्यापारी को माल देने का होता है या जो बाहर से व्यापारी आते हैं, तो बीच में जो दलाल होते हैं उनको यदि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रखा जाए कि यदि कुछ ऐसा होगा और इस प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स पे साइन उनसे करवाई जाए, क्योंकि कमीशन तो लेते ही हैं, तो ऐसा यदि कोई तरीका ढूंढ निकाला जाए कि जो पैसे के लेन देन का जो सिस्टम है उसके अंदर पहले से प्रिकॉशन है न लिए जाए, तो मेरे हिसाब से ये जो फ्रॉड है उसमें संख्या में कमी आ सकती है। कई बार मैंने ये देखा है कि बाज़ार के अंदर कुछ ऐसे व्यापारी हैं वो पहले से ही फ्रॉड करने के इरादे से बैठते हैं और उसके बारे में पुलिस को इतला दूसरे आसपास दुकान वाले व्यापारी नहीं देते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि ऐसी कोई पार्टी बाज़ार में बैठ रही है जो कि फ्रॉड करने के इरादे से ही बैठी है, तो हर एक व्यापारी और हर एक एसोसिएशन और जिसकी भी नज़र में आता है उनको पुलिस को इतला करना चाहिए और ये ऐसा करेंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी फ्रॉड रोके जा सकते हैं। बहुत अच्छे सर आपने एक्सप्लेन किया। सर मैं ये भी मैं जानता हूँ कि पुलिस विभाग ने सूरत के अंदर में खासकर जितने भी दुकान मालिक हैं उनको ये ऑर्डर किया है, आदेश किया है कि आप अपने जितने भी भाड़ूत है जो लीजीज है उनको उनकी आप जो है वो डिटेल्स पुलिस को सबमिट करें। सो इस तरह का कार्यवाही करने से काफ़ी चीज़ें हम रोक सकते हैं। मेरा परेश जी से, एडवोकेट परेश जी से एक क्वेश्चन है कि चेक रिटर्न के संदर्भ में आप कुछ प्रकाश दें, क्योंकि चेक रिटर्न के बहुत सारे केसेस होते हैं और एक सामान्य व्यापारी उसमें कैसे अपने आप को सेव कर सकता है। सोहेल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल द चेक रिटर्न, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज अ स्पेशल एक्ट इन पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ लॉ, इज अ स्पेशल एक्ट। whoever commits the crime of dishonor of check is liable under the Negotiable Instrument Act under section 138, read with section 142. So basically what the thing is, any economic offenses, any business dealings, whoever covers under the check returns and check, जो चेक लेन देन का मामला है बिजनेस में, टुवर्ड्स बिजनेस, जो चेक आप ले रहे हो या दे रहे हो, दैट इज अ पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन। अगर किसी का लीगल डेप्ट है, उसके अगेंस्ट आपको चेक मिला है, देन यू हैव सफिशिएंट मटेरियल, तो वो सफिशिएंट मटेरियल को बेस लेके डिसऑनर ऑफ चेक का आप कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेन कर सकते हो। द लिमिट ऑफ द सेड एक्ट एंड सेड केस इज 6 months, ओके, which is defined in law book, which is defined already in this law. 6 महीने के अंदर ये केस आपको मेजोरली ख़त्म हो करना है कोर्ट को। ओके, बट समहाउ लूप्स आर देयर, तो कई बार क्या है देरी लगती है इसके लिए, कॉज ऑफ सम लॉ फॉर्मेलिटीज, कोर्ट मैन्युअल्स एंड ऑल द फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग योर डिफेंस, योर एविडेंसेस, योर विटनेसेस, bank witnesses, all the thing. So in that circumstances you have to wait, you have to go through that thing, and then after you will get definitely if you have sufficient material and if you have all the evidences in your favor, then definitely the court will help you in this regard and you will get your money at the rate of prevailing interest. Court can claim the interest also in your legal debt, but for that you have to prove, you have to prove your case, which is based on your evidences, your bills, your materials, your bank statements and all that. ठीक है, थैंक यू सो मच परेश जी। परेश जी, ये जो फ्रॉड एलिमेंट्स है उनके साथ काफ़ी बार बिजनेसमैन जो एक लाचारी में कभी कभी फ़ोन पे धमकियों के मैसेज या फ़ोन कॉल्स कर देता है जी। तो ऐसी स्थिति में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, मतलब ऐसी स्थिति में कैसे डील करें, क्योंकि जोश से काम तो चलता नहीं है। जी जी जी, लुक, वी हैव डिस्कस बिफोर दैट ये स्पेशल एक्ट है, चेक रिटर्न्स एंड ऑल दैट। अपार्ट फ्रॉम चेक रिटर्न, वन मोर प्रोविजंस इज देयर, दैट इज IPC 406/420। अगर कोई आदमी के पास आपका लीगल डेप्ट है, वो लीगल डेप्ट लेने के लिए उसने आपको चेक नहीं दिया है पेमेंट टूवर्ड्स, तो वो चेक के अगेंस्ट
कुछ काम नहीं बन रहा है आपका, तो उसके अल्टरनेट प्रोविज़न है आईपीसी सेक्शन 406, 420, जो कि छेतरपिंडी और विश्वासघात जिसको बोलते हैं फ्रॉड केसेस। इन दैट सर्कमस्टेंसेस यू कैन अप्रोच एनी कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट विच इज़ योर बाउंड्री, जहाँ आपका बिजनेस प्लेस है वो जो कवर अप करता है पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। देन आफ्टर पुलिस विल टेक एक्शन एंड देन आफ्टर विल गेट सम गुड थिंग। थैंक यू सो मच परेश जी और एसीपी अशोक सिंह चौहान जी। फैक्ट्री के अंदर में जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान काफ़ी सारे ऐसे प्रेशर वेसल के मशीनें होते हैं और उसमें जो वर्कर्स को तालीम दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, और कुछ ऐसे वर्कर्स जो नए आ जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग का जो एक पीरियड होता है वो लैप्स भी हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर में कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट्स को भी फेस करना पड़ता है फैक्ट्री मालिकों को, और एक्सीडेंट कभी कभी फैटल का भी रूप सर ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में फैक्ट्री इंस्पेक्टर को जो स्पेसिफाइड फॉर्मेलिटीज़ है वो तो फैक्ट्री मालिक करते हैं, और फैक्ट्री इंस्पेक्टर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ जो नेग्लिजेंस का केस है वो दर्ज करते हैं। वो भी अगेन क्रिमिनल ऑफेंस है और वो दर्ज होता है बिफोर जुडिशरी। और सर हमने देखा है बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए जिसमें कंसर्न पुलिस विभाग का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और पुलिस विभाग उसमें आईपीसी 304A के तहत और काफ़ी किस्सों में 114 आईपीसी के तहत भी मिल मालिकों के सामने, फैक्ट्री मालिकों के सामने केस दर्ज करवाती है। सो सर इसको थोड़ा आप अगर एलाबोरेट करें कि ये केस क्यों होता है और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, जबकि ऑलरेडी फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ नेग्लिजेंस का एक्शन या जो भी वायोलेशन का एक्शन है वो ले लिया। सर वास्तव में ऐसा है कि हर एक पुलिस थाने की हद मर्यादा के अंदर यदि कोई फैक्ट्री स्थित है और वहाँ पे ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है और उसके अंदर सीधे रूप से ऐसी पुलिस विजिट करना ही पड़ता है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो तुरंत ही कंट्रोल रूम को फोन आना शुरू होते हैं और वहाँ के संलग्न जो भी पुलिस थाना अधिकारी है वो उनको वहाँ पे ये जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उस जगह पे कंपनी में जाना ही पड़ता है। तो वहाँ जाने के बाद उसको जो पढ़ाया गया, सिखाया गया आईपीसी की धारा 304 के तहत, वो यदि वहाँ पे फैटल हुआ है तो अकस्मात मृत्यु उसको केस लेना ही पड़ता है, वो लेता है। और आपने बोला कि भाई फैक्ट्री इंस्पेक्टर वगैरह भी लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ऐसा देखा है कि पुलिस केस पहले हो जाता है, क्योंकि पुलिस ही पहले पहुंचती है। उसके बाद फैक्ट्री इंस्पेक्टर को यदि किसी लॉ के अंदर प्रोविज़न है या फिर और कोई चीज़ें उसकी नज़र में है जो पुलिस नहीं जानती है और उसको वो करना है तो फिर उनको ये फैक्ट्री वाला जो इंस्पेक्टर है उनको केस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस को तो अधिकार है कि ढूंढने का और उसको करना ही है। वो मैंडेटरी है कि वो 304A का केस दाखिल करेगा। ये जो घटना घटित हुई है उसमें एक व्यक्ति मारा गया है ना, वो क्या गुनाहित मनुष्यवध है, यानी 304 की व्याख्या में आता है, या फिर एक्सीडेंटल डेथ है जिसमें नेग्लिजेंसी है लेकिन मनुष्यवध नहीं है। तो ये दोनों जब क्लियर नहीं हो करेगी पुलिस तो है ना, उसमें क्या हुआ है वो बाहर ही नहीं निकल आ पाएगा। लेकिन उसकी तपास के अंदर यदि आप सारे एविडेंस पुलिस के सामने रखते हैं और उसमें कहीं पे मालिक के ऊपर कोई है ना उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है तो अपने आप ही वो निकल जाएगा, है ना। लेकिन ये सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो सकता है। सोहेल जी इसके लिए मैं एक और बात बताना चाहूँगा। इन दैट फैक्ट्री लॉज आर सेपरेट, करेक्ट, एंड पुलिस डिपार्टमेंट हु इज वर्किंग ऑन आईपीसी एंड सीआरपीसी, that is some other body, that is a departmental work, and 304A IPC, that is called sa aparad manushya one, death by negligence, right? So in that circumstances they have full power to lodge FIR in favor of accused, whoever commits or who are involved in that thing. And factory law is some other way. So the powers will be generated to factory inspector, and by virtue of that power constrained in his favor, he can lodge FIR in favor of concern of opposed party, accused. अभी आपका जो मूल सवाल है उसके ऊपर मैं जाता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि यदि पुलिस ने तपास किया और पाया
कि इसमें नेग्लिजेंसी बनती है, तो दुनिया की कोई लॉ या कोई कोर्ट उस एक ही गुने के अंदर 2 बार सज़ा नहीं दे सकती, यानी फैक्ट्री लॉ के अंतर्गत उनको सज़ा नहीं हो सकती। वो कोर्ट निर्णय करेगी कि एक बार इनको सज़ा हो चुकी है, दूसरी बार नहीं हो सकती। आप समझ गए। और रही बात दूसरी कि भाई यदि है ना वो निर्दोष पाए जाते हैं, नेग्लिजेंसी उनकी प्रूव नहीं होती है एविडेंस के बाद, चार्जशीट के बाद, तो अपने आप ही फैक्ट्री लॉ के अंदर भी इस जो निर्णय है उसको मानना पड़ेगा, या उसमें भी है वो एक्विटल हो जाएंगे। हाँ, आप समझ रहे हो। तो ये फायदा उनको इनडायरेक्टली होने ही वाला है। परेश जी, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है इंडस्ट्रीज के सामने, तो उसे समझ में नहीं आता है वो क्या करे। और जब पुलिस लॉन्च करती है FIR, तो इसकी बेल प्रोसीजर क्या होनी चाहिए? एक सवाल, और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल परेश जी, कि जब मशीन है जो एक इंसानों ने बनाई है मशीन, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और वो मशीन की वजह से या उस आदमी की नेग्लिजेंसी की वजह से जिसके साथ फेटल एक्सीडेंट हुआ है, उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से वो मशीन ने रिएक्ट करना शुरू किया और ये फेटल में कन्वर्ट हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या मिल मालिक या कंपनी वाला गुनहगार ठहराएगा? 2 सवाल जी, काफ़ी अच्छा सवाल है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 304A इसमें जो प्रोविजंस है बेल एप्लीकेशन की, वो बेल एप्लीकेशन इस काइंड से है दैट जो भी वारदात आपकी वहाँ हुई है फैक्ट्री में एट दैट टाइम, जो भी मशीनरी, जो भी आपका प्रेशर, जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर, जो भी आपका नेग्लिजेंसी से आइदर वे ऑफ नेग्लिजेंसी और वे ऑफ सम मशीनरी प्रॉब्लम, जो भी वजह से आपका वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होता है और FIR होती है, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस अगर आपके पास कोई भी डिटेल अवेलेबल है, दैट इज़ ऑफ मशीनरी इंस्पेक्शन डिटेल्स, वर्कर्स जिसका HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसके अंदर वो काम कर रहा है, उसने उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, वो प्रॉपर ट्रेनिंग से काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, उसकी कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी हैबिट जिसकी वजह से वो करने गया हो और ये फैटल हुआ हो वहाँ पर, तो सभी प्रोविजंस चेक करके, वो सभी प्रोविजंस और सभी एविडेंस आप कलेक्ट करके, एंड इफ इट इज़ इन फेवर यू कैन अप्रोच कोर्ट इन रेगुलर बेल and you can definitely get bail on behalf of that evidence. At the time of collecting evidence, you can produce your point टुवर्ड पुलिस। उसके सामने आप मशीनरी इंस्पेक्शन करवा के आप रखो कि सर इसके अंदर ये जो बंदा है मशीनरी परफेक्ट है, लेकिन ये जो कारीगर है इसका नेग्लिजेंसी यहाँ से निकल रहा है। यदि आप प्रूफ दोगे तो पुलिस क्यों नहीं मानेगी? आप प्रूफ के साथ उसको मिलो। और मशीनरी इंस्पेक्शन में ऐसा निकलता है कि भाई इसका प्रॉपर सर्विस नहीं हुआ है या इसका लाइफ स्टाइल क्या बोले लाइफ टाइम इतना ही था, उसके बाद में खींचा जा रहा है उसको, तो नेग्लिजेंसी नेचुरली आएगी मालिक और मैनेजर दोनों की। अगर फैक्ट्री ओनर उसका कॉस्ट कटिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगाता है या फिर ऐसा कोई जो भी प्रोडक्ट में इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, उसकी टन बाय टन के इतना प्रोडक्शन आ गया है तो नाउ इट नीड्स सर्विस, अगर सर्विस नहीं कराता है और कॉस्ट कटिंग के लिए वो उसको चलाता ही जाता है और वो सर्कमस्टेंसेस से आपका वो मशीनरी में कोई भी फैटल एक्सीडेंट होता है, तो पर्टिकुलर इन दैट सर्कमस्टेंसेस ये चांसेस में फैक्ट्री ओनर इज लायबल अंडर सेक्शन 304A114 ऑफ IPC। सही बात है, करेक्ट, राइट सोहेल जी? सो आज के इस टॉक शो के माध्यम से आज हमारे दोनों वक्ताओं ने एक मैसेज इंडस्ट्रीज और ट्रेड के लिए क्लियर कर दिया है कि अपनी फैक्ट्रीज के जितने भी मशीन है उसकी प्रॉपर आप मेंटेनेंस करते जाएं, उसके टेस्टिंग करवाते रहें और जितने भी वर्कर्स हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दें ताकि हम हिंदुस्तान के मजदूरों को बचा सकें, उनकी जान को बचा सकें।